मंगलम मेरिट पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आप आज पढ़ेंगे कक्षा 10 सामाजिक ज्ञान का टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। इसे उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। न्यायालय एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसी जगह होती है जहां हम न्याय पाने या इंसाफ प्राप्त करने के लिए जाते हैं। इंसाफ जो शब्द है वो बहुत पुराना है और बहुत विवादास्पद भी है। आज वर्तमान अधिकतर देशों में हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का जो मूल ढांचा है वो खड़ा हुआ है न्यायालयों पर। अगर लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा, तो ऐसी व्यवस्था को हम किसी भी तौर पर लोकतंत्रात्मक नहीं कहेंगे। पहले राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं हुआ करती थी। लोगों को ना तो मौलिक अधिकार प्राप्त थे और ना ही न्याय प्राप्त हुआ करता था। लोग भेड़ बकरियों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे और कीड़ों मकोड़ों की तरह मर जाते थे। लेकिन आज छोटी से बड़ी बात को लेकर लोग इंसाफ प्राप्त करने के लिए इन न्यायालयों का चक्कर काटते हैं, इन न्यायालयों में जाते हैं और निश्चित रूप से उन्हें न्याय भी मिलता है। तो हमारे देश में जब देश हमारा आजाद हुआ, आजादी के बाद हमारे देश में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया और पिछले कई दिनों से उसी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम केंद्र सरकार, राष्ट्रपति सरकार का निर्माण, प्रधानमंत्री आदि का अध्ययन कर रहे थे। आज हम अध्ययन करेंगे सरकार का एक और महत्वपूर्ण अंग। जैसा कि मैंने उस दिन आपको बताया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का हम अध्ययन कर ही रहे थे। यह अध्ययन पूरा हमने कर लिया था, कुछ एक आध टॉपिक उसमें रह गया हो। अब हम अध्ययन करेंगे सरकार के तीसरे अंग सर्वोच्च न्यायालय का, न्यायपालिका का। सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। इसमें जो फैसला सुना दिया जाता है वो अंतिम रूप से मान्य होता है। इसके बाद हम कहीं भी जाकर अपील नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रधान कार्यालय है वो दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थित है, जहां हमारे देश की राजधानी है। तो सर्वोच्च न्यायालय जहां छोटे बड़े सभी जो न्यायालय हैं उनका सुपीरियर होता है, इसके बारे में अध्ययन करने से पहले इसके संगठन के बारे में हम जान लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं, न्यायाधीशों की संख्या पहले 15 हुआ करती थी, लेकिन अब मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय में 31 कर दी गई। कितनी है? 31। बात करें नियुक्ति की, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जैसा कि मैंने उस दिन आपको बताया था। और इनकी नियुक्ति के मामले में कॉलेजियम जो व्यवस्था है उसको अपनाया गया है। राष्ट्रपति एक ऐसे पैनल से, कुछ जो है न्यायाधीशों का एक पैनल होता है, वो पैनल 4 नाम जो है प्रस्तुत करता है राष्ट्रपति के समक्ष। उन 4 नामों में से एक को राष्ट्रपति अपनी मर्जी से, या दूसरे शब्दों में कहें प्रधानमंत्री के साथ मिलकर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर देता है। कार्यकाल, न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहली योग्यता जरूरी है कि वह भारत का नागरिक हो। नागरिक होने के साथ साथ वह किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में 10 वर्ष काम कर चुका हो, 2 वर्ष काम कर चुका हो। इसके अलावा किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में 10 वर्ष अधिवक्ता के तौर पर कार्य कर चुका हो। ऐसे व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश बनने के वो व्यक्ति काबिल हो जाता है। कार्यकाल एवं पदच्युति, तो मैं आपको बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो 65 वर्ष तक की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। उससे पहले भी वो अपना त्याग पत्र दे सकता है। गलत आचरण करने पर, संविधान के विरुद्ध जाने पर संसद के द्वारा उसे पहले ही पद से हटाया जा सकता है। वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं। वेतन भत्तों की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपए महीना, 1 लाख रुपए महीना जो है तनख्वाह मिलती है। अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलती है। इसके अलावा और भी कई प्रकार की सुविधाएं उन्हें प्रदान की जाती हैं। उन्मुक्तियां से तात्पर्य मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों के ऐसे आचरण से होता है जिन्हें उनमें आलोचना से मुक्त रखा गया है। यानी इनके द्वारा संविधान की रक्षा करने हेतु जो भी कदम उठाया जाता है उसकी आलोचना नहीं की जा सकती। अब बात कर लेते हैं क्षेत्राधिकार अथवा शक्तियों की। तो मैं आपको बताऊं, इसके जो क्षेत्राधिकार है वो कुल मिला के 6 है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार,
अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्श संबंधी कार्य, मौलिक अधिकारों का रक्षक, संविधान का रक्षक और अभिलेख, न्यायालय एवं न्यायालय संबंधी कार्य। तो सबसे पहले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में पढ़ेंगे प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, यानी कि केंद्र या राज्यों के मध्य अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो वो सुलझाने का काम करता है सर्वोच्च न्यायालय। संघ राज्य या अन्य राज्यों के मध्य कोई विवाद की स्थिति पैदा होती है तो वो सुलझाने का काम करता है सर्वोच्च न्यायालय। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी प्रकार का विवाद खड़ा हो जाता है तो वो भी सुलझाने का काम करता है सर्वोच्च न्यायालय। राज्यों के बीच आपसी संवैधानिक अधिकारों को लेकर अगर किसी प्रकार का झगड़ा है, विवाद है, तो वो सुलझाने का प्रयास करता है सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार से तात्पर्य होता है कि जब न्यायालय किसी भी ऐसे आदेश जो उच्च न्यायालय प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार से मतलब होता है कि न्यायालय मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी भी प्रकार के मामले को सुलझा सकता है। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपील कुल मिला के 4 प्रकार से की जा सकती है, संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट। संवैधानिक से मतलब है कि संविधान का कोई मामला है तो उसमें अपील, राज्यों के बीच कोई विवाद चल रहा है संविधान को लेकर या उच्च न्यायालय ने किसी प्रकार का फैसला सुना दिया है संवैधानिक मामले को लेकर, तो ऐसे मामले की अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। दूसरा है दीवानी। दीवानी मामले पहले 20,000 रुपए की राशि नियुक्त कर दी गई थी, निश्चित कर दी गई थी कि 20,000 रुपए से ऊपर के जो मामले होंगे दीवानी वो ही सर्वोच्च न्यायालय में सुने जा सकेंगे, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब कोई भी दीवानी मामला हो जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने या उच्च न्यायालय से नीचे के न्यायालय ने कोई फैसला सुनाया है उसमें अपील की जा सकती है सीधे सर्वोच्च न्यायालय में। फौजदारी का कोई मामला है, फौजदारी के मामले में उच्च न्यायालय ने किसी ऐसे नीचे के न्यायालय के किसी मामले में किसी व्यक्ति को अपराध मुक्त कर दिया हो और उच्च न्यायालय में उस व्यक्ति को सजा सुना दी गई हो, ऐसे मामले की सुनवाई भी सर्वोच्च न्यायालय में या ऐसे मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। या निचले अदालतों में उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से नीचे के अदालतों में किसी व्यक्ति को सजा सुनाई गई हो, ऐसे मामले की अपील भी सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। बात करते हैं विशिष्ट अपील। तो बहुत सारी अपीलें ऐसी होती हैं जिनकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अब बात करते हैं परामर्श संबंधी कार्य। सरकार कभी कभार कोई मुद्दा ऐसा हो जाता है, कोई मामला ऐसा फंस जाता है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगती है। राष्ट्रपति भी कभी कभार सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय भी परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो किसी भी मामले को लेकर परामर्श मांगने पर परामर्श दे सकता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा, जैसा कि हमने उस दिन पढ़ा था, मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का जो मौलिक अधिकार है उसके अंतर्गत हम किसी भी मामले को, जब हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस अधिकार के अंतर्गत हम उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में सीधे जा सकते हैं अपने अधिकार के उल्लंघन होने पर। तो यहाँ वही व्यवस्था की गई है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं अगर हमारे किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। तो हमने जैसे बताया था उस दिन जब सरकार के 3 अंगों के बारे में पढ़ रहे थे कि सरकार के 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून बनाना और कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका का काम होता है उन कानूनों की जांच करना। तो यहाँ संविधान का रक्षक सरकार जो भी कार्य करती है उनकी जांच की जाती है किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगर संविधान का उल्लंघन हो रहा होता है तो सरकार के ऐसी सभी कार्यों पर जो है सर्वोच्च न्यायालय रोक लगा देता है। तो इसलिए हम इसको संविधान का रक्षक भी कहते हैं। अगला है अभिलेख न्यायालय संबंधी कार्य। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी मामले में जो फैसला दिया जाता है, ऐसे फैसले को किसी अन्य दूसरे उच्च न्यायालय के मामले में साक्षी के तौर पर स्वीकार कर लिया जाता है। साक्ष्य के तौर पर स्वीकार कर लिया जाता है। सपोज कीजिए कोई मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है और उच्च न्यायालय उस मामले को लेकर निर्णय सुनाने की स्थिति में नहीं है और ऐसा ही कोई सेम मामला
हुआ था सर्वोच्च न्यायालय में और वहां उस पर किसी प्रकार का फैसला सुनाया गया था, तो उस फैसले को साक्ष्य मानकर उच्च न्यायालय अपना फैसला सुना सकते हैं। तो ये थे इसके क्षेत्राधिकार अथवा शक्तियां, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्श संबंधी कार्य, मौलिक अधिकारों की रक्षा, संविधान का रक्षक और अभिलेख न्यायालय संबंधी कार्य। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।